ये लेक्चर सीरीज़ का फाइनल पार्ट है, पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने रेडिएशन के फंडामेंटल समझे। पार्ट 2 में हमने देखा डोज कैसे डिफाइन होता है, रिस्क कैसे क्वांटिफाई होता है और प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होते हैं। पार्ट 3 का फोकस बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पर है। यह हम बात करेंगे एक्चुअल फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में काम कैसे होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में सिर्फ रेडिएशन ही नहीं होता है, या हाईली रेडियोटॉक्सिक मटेरियल्स, फिशाइल मटेरियल्स और एयरबोर्न कंटामिनेशन का रिस्क होता है। इसलिए सेफ्टी सिर्फ रूल्स का मैटर नहीं होता है, सेफ्टी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, ऑपरेशनल डिसिप्लिन और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस पर डिपेंड करती है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्लियर करना जरूरी है, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो पार्ट 3 फॉलो करना मुश्किल होगा। इसलिए स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंप्लीट करके ही इस पार्ट को देखें। नेक्स्ट स्लाइड में हम शॉर्ट रिकैप करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या कवर हुआ था, ताकि हम सब एक ही ऑपरेशनल बेसलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो पार्ट 3 शुरू करने से पहले क्विक रिकैप। पार्ट 1 में हमने रेडिएशन का फंडामेंटल्स कवर किया, एटम क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है, अल्फा बीटा गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन, हमने हाफ लाइफ और फिशन के बेसिक्स भी समझे। पार्ट 2 में हमने फिजिक्स को रिस्क के साथ कनेक्ट किया है। हमने देखा एक्टिविटी रिस्क के बराबर नहीं होती, एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज का क्लियर फ्रेमवर्क बना। डोज लिमिट्स, एलआरआर प्रिंसिपल्स और एक्सटर्नल और इंटरनल हैजर्ड्स कंट्रोल डिस्कस हुआ है। एएलआई और डीएससी जैसे कॉन्सेप्ट्स इंटरनल एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस हुए। ये सब पार्ट 3 के लिए फाउंडेशन है। पार्ट 3 में हम इन कॉन्सेप्ट्स को रिपीट नहीं करेंगे, हम इन्हें डायरेक्टली अप्लाई करेंगे रियल फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट स्लाइड में हम पहला कोर टॉपिक लेंगे, एरिया जोनिंग और कंटामिनेशन कंट्रोल। तो पार्ट 3 का पहला अप्लाइड टॉपिक एरिया जोनिंग होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में सेफ्टी का सबसे पहला फिजिकल कंट्रोल होता है एरिया जोनिंग। एरिया जोनिंग का बेसिक पर्पस होता है रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने से रोकना। हर एरिया का रिस्क लेवल सेम नहीं होता है, इसलिए फैसिलिटीज़ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया जाता है। वाइट जोन नॉन रेडियोलॉजिकल एरिया होता है, ग्रीन जोन में लो रेडिएशन या सुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ होती है, एम्बर जोन एक कंट्रोल्ड रेडिएशन एरिया होता है जहां कंटामिनेशन का रिस्क प्रेजेंट होता है। रेड जोन सबसे हाई हैजार्ड एरिया होता है जहां एक्टिव कंटामिनेशन और हाईली रेडियोटॉक्सिक मटेरियल हैंडल किया जाता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में जोनिंग स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अल्फा कंटामिनेशन इनविजिबल होता है। जोनिंग सिर्फ साइनेज नहीं होती, जोनिंग एक ऑपरेशनल डिसिप्लिन होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हर जोन के लिए डोज, रेट लिमिट्स और वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। तो एरिया जोनिंग के साथ साथ डोज रेट और वेंटिलेशन कंट्रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर जोन का हैजार्ड लेवल अलग होता है, इसलिए हर जोन के लिए कंट्रोल्स भी अलग होते हैं। वाइट जोन में रेडिएशन नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल वेंटिलेशन सफिशिएंट होता है। ग्रीन जोन में लो डोज रेट होता है और सुपरवाइज्ड एक्सेस मेंटेन किया जाता है। एम्बर जोन एक कंट्रोल एरिया होता है जहां कंटामिनेशन का पोटेंशियल होता है। रेड जोन सबसे क्रिटिकल होता है जहां हाई एयरबोर्न एक्टिविटी और रेडियोटॉक्सिक मटेरियल्स हैंडल होते हैं। वेंटिलेशंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है क्लीन से कंटामिनेटेड एरिया की तरफ एयर फ्लो, इसलिए हायर हैजार्ड जोन्स को नेगेटिव प्रेशर पर रखा जाता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये कंट्रोल बहुत क्रिटिकल है क्योंकि अल्फा कंटामिनेशन हवा के साथ इजीली स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नेगेटिव प्रेशर और एयर चेंजेस का रोल इंटरनल हैजार्ड कंट्रोल में कैसे काम करता है। एरिया जोनिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कंटामिनेशन को सोर्स के अंदर ही कंटेन करना। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में हम चाहते हैं कि एयर फ्लो हमेशा क्लीन एरिया से कंटामिनेटेड एरिया की तरफ हो, इसलिए जैसे जैसे हैजार्ड लेवल बढ़ता है प्रेशर लेवल कम होता जाता है। रेड जोन सबसे लोएस्ट प्रेशर पर मेंटेन किया जाता है और एयर चेंजेस का रोल भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई हैजार्ड एरियाज में एयर चेंजेस ज़्यादा रखे जाते हैं ताकि एयरबोर्न एक्टिविटी कंटिन्यूअसली रिमूव होती रहे। वेंटिलेशन का पर्पस सिर्फ कंफर्ट नहीं होता है, यहाँ एक सेफ्टी सिस्टम होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में स्पेशली अल्फा हैंडलिंग एरियाज में वेंटिलेशन इज इन द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरनल हैजार्ड कंट्रोल। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे हेपा फिल्टर्स का रोल और कैसे एग्जॉस्ट एयर को सेफली एनवायरनमेंट में रिलीज किया जाता है। नेगेटिव प्रेशर और वेंटिलेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का रोल होता है एग्जॉस्ट एयर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को रिमूव करना।
फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये फिल्टर लास्ट फिजिकल बैरियर होता है एनवायरनमेंट के लिए। अल्फा एमिटर्स अक्सर एयरबोर्न पार्टिकल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, इसलिए अगर हेपा फिल्ट्रेशन फेल हो जाए तो कंटामिनेशन का स्प्रेड बहुत सीरियस हो सकता है। हेपा फिल्टर्स का एफिशिएंसी होता है 99.97% फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स। तो इसके कितना माइक्रोन लेवल तक उसका पार्टिकल्स है दैट यू पीपल नो। ग्लो बॉक्स एग्जॉस्ट, हॉट सेल एग्जॉस्ट, रेड जोन वेंटिलेशन सब हेपा फिल्टर के थ्रू ही जाते हैं। हेपा फिल्टर्स हेल्थ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हेपा फिल्टर सिर्फ इक्विपमेंट नहीं होता था, ये एक सेफ्टी सिस्टम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ग्लो बॉक्सेस और फ्यू मूड्स का रोल देखेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे। अब हम कंटेनमेंट सिस्टम का क्लियर कंपैरिजन करते हैं, फ्यू मूड और ग्लो बॉक्स। फ्यू मूड एक ओपन फ्रंट सिस्टम होता है जिसमें एयर फ्लो वर्कट से हुड के अंदर की तरफ होता है, इसलिए टिपिकल फेज वेलोसिटी लगभग 0.5 मीटर पर सेकेंड होती है। फ्यू मूड का नेगेटिव प्रेशर जनरली -5 से -10 mm वाटर कॉलम के रेंज में होता है। ये केमिकल लेबोरेटरी या लो रेडियोटॉक्सिक मटेरियल्स के लिए ठीक होता है, लेकिन फ्यू मूड गैस टाइट नहीं होता है, अल्फा एमिटर्स के लिए सूटेबल नहीं होता है। ग्लो बॉक्स एक फुल्ली इनक्लोज्ड और गैस टाइट सिस्टम होता है, इसको नॉर्मली -25 mm वाटर कॉलम 50 mm तक भी हो सकता है नेगेटिव प्रेशर पर ऑपरेट किया जाता है। लीक टाइटनेस बहुत टाइटली कंट्रोल होती है, यूजुअली 0.1% वॉल्यूम पर आवर से कम। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में प्लूटोनियम और यूरेनियम पाउडर हैंडलिंग के लिए ग्लो बॉक्स मैंडेटरी होता है। इस कंपैरिजन से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, कंटेनमेंट का सिलेक्शन हैजार्ड के बेसिस पर होता है, कन्वीनियंस के बेसिस पर नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ग्लो बॉक्स के डिटेल डिज़ाइन फीचर्स और वेंटिलेशन इंटीग्रेशन को और डेप्थ में देखेंगे। ग्लो बॉक्स का सबसे सेंसिटिव ऑपरेशन होता है मटेरियल ट्रांसफर, इसलिए फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में बैग इन और बैग आउट सिस्टम यूज़ किया जाता है। इस सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कंटेनमेंट को ब्रेक होने से बचाना। बैग इन प्रोसेस में मटेरियल पहले फ्लेक्सिबल बैग के साथ अटैच किया जाता है, फिर डबल सीलिंग की जाती है, उसके बाद बैग को कट किया जाता है, लेकिन ग्लो बॉक्स और रूम के बीच डायरेक्ट ओपनिंग कभी नहीं होता है। टिपिकली ग्लो बॉक्स प्रेशर -12 से -25 mm वाटर कॉलम मेंटेन किया जाता है। लीक रेट एयर के लिए 0.5% वॉल्यूम पर आवर से कम होता है और इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए और भी स्ट्रिंजेंट होता है। ग्लो बॉक्स के अंदर एयर चेंजेस यूजुअली 3 to 5 पर आवर रखा जाता है, जहाँ पे पाउडर हैंडल किया जाता है। ये सिस्टम प्लूटोनियम और यूरेनियम पाउडर हैंडलिंग के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ग्लो बॉक्स के एडवांस सेफ्टी फीचर्स और इमरजेंसी प्रोविजंस का डिटेल्स में देखेंगे। ग्लो बॉक्स सिर्फ एक कंटेनमेंट इंक्लोजर नहीं होता है, ये एक कंप्लीट सेफ्टी सिस्टम होता है, इसलिए ग्लो बॉक्स के साथ मल्टीपल मॉनिटरिंग और सेफ्टी फीचर्स इंटीग्रेट किया जाता है। सबसे पहले प्रेशर मॉनिटरिंग आता है। ग्लो बॉक्स का प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है और नॉर्मल रेंज -12 से -25 वाटर कॉलम होता है। अगर प्रेशर इज रेंज से बाहर आता है, नॉर्मली इट इज स्ट्रिक्टली मेंटेन फॉर फ्यूल साइकिल -25 वाटर कॉलम, बट ये रेंज से बाहर आता है तो अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। वेंटिलेशन फेलियर एक सीरियस कंडीशन होती है, इसलिए एग्जॉस्ट लाइन हमेशा हेपा फिल्टर के साथ कनेक्टेड होती है। कुछ सिस्टम में स्टैंड बाई एग्जॉस्ट या इमरजेंसी बाईपास भी प्रोवाइड होता है। ऑपरेशनल इंटरलॉक्स इंश्योर करते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन में ट्रांसफर पोर्ट्स या एक्सेस पॉइंट्स मिसयूज ना हो। पावर फेलियर के केस में भी ग्लो बॉक्स को फेल सेफ मोड में डिज़ाइन किया जाता है ताकि नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहे। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये सेफ्टी फीचर्स स्पेशली क्रिटिकल होते हैं क्योंकि प्लूटोनियम जैसे अल्फा एमिटर्स का कंट्रोल सिर्फ डिसिप्लिन से नहीं सिस्टम से भी होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम फ्यू मूड, ग्लो बॉक्स और हॉट सेल का कॉम्पिटिटिव ओवरव्यू देखेंगे हैजार्ड लेवल के बेसिस पर। हम लोग इसके पहले फ्यू मूड के पहले एक बार हॉट सेल के बारे में बात कर लेंगे। ग्लो बॉक्स के बाद नेक्स्ट जो कंटेनमेंट लेवल आता है वो है हॉट सेल। हॉट सेल का यूज़ तब होता है जब एक्टिविटी लेवल इतना ज़्यादा हो कि डायरेक्ट ह्यूमन हैंडलिंग पॉसिबल ना हो। हॉट सेल में सबसे पहले सील्डिंग आती है, कंक्रीट, लेड और स्टील जैसे मटेरियल्स यूज़ किया जाता है ताकि गामा और बीटा रेडिएशन को एटीन्यूएट किया जा सके। ऑपरेशंस रिमोट मैनिपुलेटर्स के थ्रू की जाती है जिससे वर्कर्स का डायरेक्ट एक्सपोजर 0 के बराबर हो जाता है। वेंटिलेशन यहाँ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। हॉट सेल्स को नॉर्मली -25 से -50 वाटर कॉलम नेगेटिव प्रेशर पर मेंटेन किया जाता है। एग्जॉस्ट और हमेशा हेपा फिल्टर्स के थ्रू ही रिलीज़ की जाती है।
फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ के अलावा हॉट सेल्स मेडिकल आइसोटोप प्रोडक्शन और स्पेन फ्यूल हैंडलिंग में भी एक्सटेंसिवली यूज़ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये कंपेरिजन का बात करेंगे। कौन सा कंपेरिजन? फ्यूमूड, ग्लो बॉक्स और हॉट सेल के बीच में। अब 3 कंटेनमेंट सिस्टम को एक साथ कंपेयर करते हैं, फ्यूमूड, ग्लो बॉक्स और हॉट सेल। इस कंपेरिजन का पर्पस सिर्फ डिफरेंस दिखाना नहीं है, बल्कि करेक्ट सिलेक्शन समझना है। फ्यूमूड एक लो हैजार्ड वर्क के लिए होता है, जहां रेडियोटॉक्सिसिटी कम होती है और कोई अल्फा कंसर्न नहीं होता है। इसका प्रेशर टिपिकली 5 से 10 mm वाटर कॉलम ही बोलेंगे। ग्लो बॉक्स एक हायर लेवल कंटेनमेंट होता है, जहां अल्फा एमिटर्स और फिशाइल मटेरियल्स हैंडल किया जाता है। इसका ऑपरेटिंग प्रेशर 12 से 25 mm वाटर कॉलम रेंज में होता है और लीक टाइटनेस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। हॉट सेल सबसे हाई लेवल कंटेनमेंट होता है, जहां एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि डायरेक्ट हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है। हॉट सेल का प्रेशर और ज़्यादा नेगेटिव होता है, यूजुअली -25 से -50 mm वाटर कॉलम। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये सिलेक्शन हैजार्ड के बेसिस पर होती है। गलत कंटेनमेंट का मतलब है डायरेक्ट इंटरनल एक्सपोजर का रिस्क। नेक्स्ट स्लाइड में हम प्लूटोनियम के स्पेसिफिक हैजार्ड्स और उनके कंट्रोल मेजर्स डिटेल में देखेंगे। अब फ्यूल साइकिल का सबसे क्रिटिकल मटेरियल डिस्कस करते हैं, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम एक मैन मेड मटेरियल होता है और इसकी रेडियो टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्लूटोनियम का प्राइमरी रेडिएशन अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी एनर्जी लगभग 5 MeV होती है। अल्फा रेडिएशन एक्सटर्नली स्किन के लिए ऑलमोस्ट हार्मलेस होती है, इसलिए एक्सटर्नल डोज देखकर प्लूटोनियम को अंडर एस्टिमेट करना बहुत ही डेंजरस होगा। अगर प्लूटोनियम इनहेल हो जाए या इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में चला गया तो सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है। प्लूटोनियम लंग्स, बोन और लीवर में डिपॉजिट होता है और वहाँ से हाई लोकल डोज डिलीवर करता है। इसका बायोलॉजिकल रिटेंशन बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए कमिटेड इफेक्टिव डोज का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में प्लूटोनियम अक्सर पाउडर या ऑक्साइड फॉर्म में होता है, जो इजीली एयरबोर्न हो सकता है। इसलिए प्लूटोनियम का केस सेफ्टी का फोकस एक्सपोजर मेजरमेंट पर नहीं है, बल्कि एक्सपोजर प्रिवेंशन पर होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्लूटोनियम हैंडलिंग के लिए कौन कौन से स्पेसिफिक कंट्रोल मेजर्स फॉलो किया जाता है। प्लूटोनियम हैजार्ड कंट्रोल का अप्रोच लेयर्ड होता है। सबसे पहले इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आते हैं। प्लूटोनियम हैंडलिंग हमेशा ग्लो बॉक्स या हॉट सेल के अंदर ही की जाती है, जहां नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता है। हमारे फैसिलिटीज़ में, टिपिकल फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ज़्यादातर ये ग्लो बॉक्स के अंदर। टिपिकल ग्लो बॉक्स प्रेशर -12 से -25 mm वाटर कॉलम होता है। एग्जॉस्ट एयर हमेशा हेपा फिल्टर्स के थ्रू ही जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स नेक्स्ट लेयर होती है। इसमें वर्क ऑथराइजेशन, जॉब प्लानिंग, इन्वेंट्री लिमिटेशन और ट्रेन मैन पावर शामिल होता है। प्लूटोनियम के केस में क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पीपी इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन DSC के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है। हेल्थ फिजिक्स का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि पीपी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। प्लूटोनियम के हैजार्ड्स को कंट्रोल करना के बेस्ट तरीके हैं इनटेक को ही होने ना दे। नेक्स्ट स्लाइड में हम वर्कप्लेस मॉनिटरिंग के मेथड्स देखेंगे, जो प्लूटोनियम हैंडलिंग एरियाज में यूज़ किया जाता है। प्लूटोनियम हैंडलिंग एरियाज में वर्कप्लेस मॉनिटरिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसका पर्पस सिर्फ डेटा कलेक्ट करना नहीं होता है, बल्कि अर्ली वार्निंग देना होता है। एयर मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि अल्फा कंटामिनेशन एयरबॉर्न में सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। फिक्स्ड एयर सैंपल्स रूम लेवल मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होते हैं। पर्सनल एयर सैंपल्स इंडिविजुअल इनटेक असेसमेंट के लिए लगाए जाते हैं। कंटिन्यूअस एयर मॉनिटर या कैम्स अलार्म प्रोवाइड करते हैं जब एक्टिविटी DSC के पास पहुंचती है। सरफेस कंटामिनेशन मॉनिटरिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। स्मीयर सैम्पलिंग या चेक किया जाता है कि कंटामिनेशन सरफेस पर स्प्रेड तो नहीं है। एरिया मॉनिटरिंग में प्रेशर मॉनिटरिंग और वेंटिलेशन परफॉर्मेंस भी इंक्लूड होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, सेफ्टी फीडबैक सिस्टम होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम पर्सनल मॉनिटरिंग देखेंगे, जैसे लंग काउंटिंग और बायोएसे मेथड्स। वर्कप्लेस मॉनिटरिंग के साथ साथ पर्सनल मॉनिटरिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। प्लूटोनियम जैसे अल्फा इमिटर्स के केस में इंटरनल इनटेक को एक्सटर्नली डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लंग काउंटिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। लंग काउंटिंग से लंग्स में डिपॉजिटेड एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। ये रूटीन बेसिस पर भी होती है और सस्पेक्टेड इनटेक के बाद भी की जाती है। बायोएसे मेथड्स जैसे यूरिन और फेकल एनालिसिस रेडियो न्यूक्लाइड के बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। सॉल्यूबल कंपाउंड्स के लिए यूरिन एनालिसिस यूजफुल होता है और इनसॉल्यूबल कंपाउंड्स के लिए फेकल एनालिसिस। पर्सनल मॉनिटरिंग तब ट्रिगर होती है जब कैम में अलार्म आए, कंटेनमेंट ब्रीच हो या इनहेलेशन का डाउट हो। सो फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये मॉनिटरिंग कमिटेड इफेक्टिव डोज एसेस करने के लिए एसेंशियल होती है।
इसके रिजल्ट से मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इंटरनल कंटामिनेशन के केस में मेडिकल इंटरवेंशन और चिलेशन थेरेपी का रोल क्या है। इंटरनल कंटामिनेशन के केस में मेडिकल मैनेजमेंट का रोल बहुत स्पेसिफिक होता है। सबसे पहले इंडिविजुअल को कंटामिनेटेड एरिया से रिमूव किया जाता है और फर्दर इंटेक रोकी जाती है। हेल्थ फिजिक्स असेसमेंट के बाद डिसाइड किया जाता है कि मेडिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है या नहीं। प्लूटोनियम जैसे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स के लिए चिलेशन थेरेपी यूज़ की जाती है। कैल्शियम डीटीपीए अर्ली स्टेज में ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब इंटेक रिसेंट हो। लॉन्गर टर्म मैनेजमेंट के लिए जिंक डीटीपीए प्रेफर किया जाता है। चिलेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि रेडियोन्यूक्लाइड को बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट करना और कमिटेड डोज को रिड्यूस करना। इसके बाद फॉलोअप बायोएसे और लंग काउंटिंग से डोज रिलीज़ की जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट लास्ट स्टेप होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में प्राइमरी फोकस हमेशा प्रिवेंशन पर होता है, ट्रीटमेंट पर नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्रिटिकलिटी सेफ्टी का कॉन्सेप्ट और उसके कंट्रोल्स देखेंगे। अब हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पर आते हैं, क्रिटिकलिटी सेफ्टी। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है एक अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन का स्टार्ट हो जाना। इसमें रेडिएशन डोज बहुत शॉर्ट टाइम में एक्सट्रीमली हाई होती है। क्रिटिकलिटी एक्सीडेंट का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट ये होता है कि वो कोई वार्निंग नहीं मिलती, ना स्मेल होती है, ना साउंड, ना ग्रेजुअल इंडिकेशन, सिर्फ एक इंटेंस न्यूट्रॉन और गामा बास्ट होता है। क्रिटिकलिटी को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ की फैक्टर का फोकस करेंगे, मास, जियोमेट्री, मॉडरेशन और स्पेसिंग। वाटर जैसे मॉडरेटर्स क्रिटिकलिटी रिस्क को बढ़ा सकता है, इसलिए फिशाइल मटेरियल हैंडलिंग में जियोमेट्री और क्वांटिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में क्रिटिकलिटी सेफ्टी प्राइमरीली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के थ्रू इंश्योर की जाती है। अप्रूव लिमिट्स और प्रोसीड्योर्स का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस है, सबसे इफेक्टिव प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्रिटिकलिटी एक्सीडेंट के केस में क्या इमीडिएट एक्शन लिए जाते हैं और कैसे डिटेक्शन सिस्टम का रोल होता है। क्रिटिकलिटी एक्सीडेंट के केस में रेस्पॉन्स का टाइम सेकेंड्स में होता है, इसलिए फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में क्रिटिकलिटी एक्सीडेंट अलार्म सिस्टम लगाया जाता है। क्रिटिकलिटी एक्सीडेंट अलार्म सिस्टम न्यूट्रॉन रेडिएशन को डिटेक्ट करता है और तुरंत अलार्म ट्रिगर करता है। कुछ और सेंसर्स भी होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट नहीं करते हैं, उसके जगह पे कुछ और चीज़ डिटेक्ट करते हैं, तो उसके बेसिस में इसको कैलिब्रेशन किया जाता है। बट फॉर दिस लेक्चर आप ये कंसिडर करिए कि न्यूट्रॉन रेडिएशन को डिटेक्ट करना काम है। अलार्म सुनते ही कोई कन्फर्मेशन या डिस्कशन नहीं होती है, सबसे पहले एक्शन होता है वर्क को तुरंत स्टॉप करना, एरिया से निकलना। इवैक्यूएशन शॉर्टेस्ट और सेफेस्ट रूट से की जाती है। किसी भी कंडीशन में पर्सनल बिलोंगिंग्स कलेक्ट नहीं किया जाता है। असेंबली पॉइंट और हेड काउंट और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है। अगर एक्सपोजर का डाउट हो तो मेडिकल इवैल्यूएशन तुरंत अरेंज की जाती है। क्रिटिकलिटी इमरजेंसी में प्रोसीड्योर फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पर्सनल जजमेंट नहीं है, इसलिए रेगुलर ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल्स एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम साइट लेवल इमरजेंसी प्रिपरेशन और इमरजेंसी क्लासिफिकेशन को डिटेल्स में देखेंगे। क्रिटिकलिटी भी एक इमरजेंसी सिचुएशंस है, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में क्लियर रोल्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रेन टीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेगुलर मॉक ड्रिल से इंश्योर किया जाता है कि रियल इमरजेंसी में रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में ये प्रिपेयरनेस इंटरनल कंटामिनेशन, क्रिटिकलिटी और सिस्टम फेलियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन होती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इमरजेंसी सिग्नल्स और उनके एग्जैक्ट मीनिंग और रिस्पॉन्स देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस का, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इमरजेंसी सिग्नल्स का क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इमरजेंसी के टाइम में वर्बल कम्युनिकेशन रिलायबल नहीं होता है, इसलिए स्टैंडर्डाइज साइरेंस और सिग्नल यूज़ किया जाते हैं। अलर्ट सिग्नल्स का मतलब होता है एबनॉर्मल सिचुएशन है, रेडी रहना है। स्टे इन इमरजेंसी में तुरंत स्टॉप किया जाता है और लोगों को अंदर ही रहना होता है। इन केस में डोर्स बंद किया जाता है और फर्दर इंस्ट्रक्शन का वेट किया जाता है। सो बेसिकली इवैक्यूएशन इमरजेंसी में बिना किसी डिले के डेजिग्नेटेड इवैक्यूएशन रूट फॉलो किया जाता है। पर्सनल आइटम्स कलेक्ट का कोई अटेम्प्ट नहीं करना है। ऑल क्लियर सिग्नल तब दिया जाता है जब सिचुएशन कंप्लीटली अंडर कंट्रोल आ गया, और उसका अलग अलग ड्यूरेशन होता है। ये ड्यूरेशन आप सभी को मालूम है, 15 सेकेंड्स ऑन, 5 सेकेंड्स ऑफ, देन 5 सेकेंड ऑन, 5 सेकेंड ऑफ, देन कंटिन्यूअस फॉर ऑल क्लियर। इसलिए ट्रेनिंग के साथ साथ मॉक ड्रिल्स इंश्योर किया जाता है कि रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम पार्ट 3 का फाइनल रिव्यू करेंगे और की टेकअवेज डिस्कस करेंगे। हम 3 पार्ट लेक्चर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने रेडिएशंस के फंडामेंटल और न्यूक्लियर बेसिक्स समझे। पार्ट 2 में हमने देखा डोज कैसे डिफाइन होता है, रिस्क कैसे असेस होता है और प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होते हैं। पार्ट 3 में हम रियल फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ के ऑपरेशन, इंटरनल हैजार्ड्स और इमरजेंसी प्रिपेयरनेस तक आए।
इस सीरीज़ के सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, रेडिएशन को डर के साथ नहीं, डिसिप्लिन के साथ हैंडल किया जाता है। फ्यूल साइकिल फैसिलिटीज़ में सबसे बड़ा रिस्क इंटरनल एक्सपोजर होता है, इसलिए कंटेनमेंट और वेंटिलेशन क्रिटिकल है। इंजीनियर जो आप लोग एक्सपर्ट है, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होता है, प्रोसीड्योर्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। मॉनिटरिंग पनिशमेंट के लिए नहीं होता है, अर्ली वार्निंग्स के लिए होती है। इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज का सक्सेस ट्रेनिंग और ड्रिल्स पर डिपेंड करता है। और आखिरी बात याद रखना है, सेफ्टी एक रूल नहीं है, एक हैबिट है। जब अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है और डिसिप्लिन से ही हमें प्रोटेक्शन मिलता है।